जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर, संविधान संशोधन के ऊपर। आज हम ये टॉपिक को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। समझने के बाद हम इससे बेस्ड जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक शेयर करो। और ये जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराने वाली हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ओके, तो आपका जो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो होगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे जितने भी आप लोगों के संविधान में संशोधन दिए गए थे हमारे भारत में, वो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस वैसे ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके बाद आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो कब आया था आप लोगों का। तो सबसे पहले आपको ईयर याद होना चाहिए, 1951 में। तो 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिलता है, और उसमें हमें क्या, तो आप लोगों का जो 9th शेड्यूल था, जो 9वां अनुसूची थी, वो इसमें ऐड हुई थी। यही बात करेंगे आप लोगों की दूसरे अमेंडमेंट एक्ट की, तो वो आपका 1952 में आया था। तो 1952 में आपका सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आया था। और यहाँ पे जो लोकसभा के जो मेंबर हैं, वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया कि जो एक मेंबर है वो कम से कम कितने 7.5 लाख पीपल को क्या कर सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? अगर यही हम बात करेंगे किसकी, 7th अमेंडमेंट एक्ट की, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट आपका कब आया था, 1956 में। और यहाँ पर आपकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया था, उस समय ये बनी थी आप लोगों की। यहाँ पर क्या किया, जो कॉमन हाई कोर्ट है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट वो क्या कर सकता है, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पे जो जितने भी क्लास होते हैं, ABCD स्टेट, जितने भी 14 स्टेट, इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। यहीं अगर आप बात करेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट को, आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जो आपका पहला संशोधन अधिनियम दिया गया था 1951 में, उसमें आप लोगों को क्या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दूसरा संशोधन दिया गया था 1952 में। इसमें क्या हुआ था, जो लोकसभा के प्रतिनिधित्व को पैमाने पे ये कहते हुए कि पुनः समायोजित किया गया कि एक सदस्य जो है यहाँ पे 7.5 लाख से अधिक लोगों को क्या कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, ये दोबारा से समायोजित किया गया था। अब बात करते हैं आपकी 7वें संशोधन की, तो वो थी 1956 में। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक सामान्य है जो आपका उच्च न्यायालय होने का प्रावधान यहाँ पे पेश कर दिया गया था। और यहाँ पे आप लोगों के 14 जो राज्य हैं उसको क्या कर दिया गया था, उसको अबॉलिश, उन्मूलन कर दिया गया था। और यहाँ पे आप लोगों के 6 केंद्रीय शासित प्रदेशों को गठन किया गया था। जो 6 यूनियन टेरिटरीज है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो 6 यूनियन टेरिटरीज के नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन कौन सी थी। क्लियर हो गया? ये 3 आप लोगों को आई होप संशोधन क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टर्म, हमें समझना है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो 12th अमेंडमेंट एक्ट था, जो 12वां जो था, वो था 1962 में आया था। उसमें क्या हुआ था, गोवा, दामन और दीव इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन यूनियन एज अ इंडियन यूनियन टेरिटरी। तो 12th अमेंडमेंट एक्ट में इन तीनों को क्या मिला था, यूनियन टेरिटरी में आ चुके थे। 13 अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे जो 1962 में ही बोला आया था ये भी। तो यहाँ पर नागालैंड वॉज फॉर्म विद स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A। तो यहाँ पर नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, किसके अंडर में, आर्टिकल 371A के अंडर में। अब बात करेंगे 14 अमेंडमेंट एक्ट की, जो आपका आया था 1963 में। इसमें यहाँ पे जो पौडीचेरी है आप लोगों का, पौंडुचेरी इनकॉर्पोरेटेड, यहाँ पे किसमें, इंडियन यूनियन में आ गया था इनकॉर्पोरेट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो यूनियन टेरिटरीज अब में आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव एंड पुडुचेरी। इन सबको एक लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे क्या कर दिए गए थे, प्रोवाइड कर दिए गए थे। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 14th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यही बात करेंगे हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आपका जो 12वां संशोधन था, उसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पे अब शामिल कर दिया गया था। अब ये भी यूनियन टेरिटरीज में जुड़ चुके थे। फिर बात करेंगे 13वें संशोधन, जो आपका ये भी 1962 में आया था। यहाँ पे जो नागालैंड था उसके कौन से अनुच्छेद 371 के तहत इन्हें एक विशेष दर्जा मिल चुका था। और 14वें संशोधन में आपके जो पुडुचेरी है, ये भी एक
आपके भारतीय संघ में ये शामिल हो चुके थे और आपके जितने यूनियन टेरिटरीज हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीप और पुडुचेरी, ये सब के सब केंद्रीय शासित प्रदेशों को विधायिका और मंत्री परिषद क्या कर दी गई है, प्रदान कर दी गई। अब इन सबको विधायिका और मंत्री परिषद इन सबको मिल चुके थे इन हर एक कंट्रीज को। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आप लोगों के अमेंडमेंट एक्ट की तरफ। हम स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ वही अमेंडमेंट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अमेंडमेंट भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब यहाँ पे वही करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 15 अमेंडमेंट एक्ट की जो 1963 में वो आया था। इसमें क्या हुआ था, एज ऑफ रिटायरमेंट जो है जज का हाई कोर्ट का वो बढ़ा करके कितना 60 से 62 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट की जो जज हैं उनको रिटायरमेंट का एज जो है कब बढ़ाया गया था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो था आपका 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू। ओके, अब बात करेंगे 18 अमेंडमेंट एक्ट जो 1966 में आया था। इसमें जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और न्यू टेरिटरी, जो पार्लियामेंट है उनकी जो पावर है उसमें हम नए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक देखते हैं। 21st अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1965 में। तो जो 21वां आप लोगों का अमेंडमेंट था उसमें जो सिंध लैंग्वेज है वॉज अ लैंग्वेज इनटू 8th शेड्यूल आप लोगों का जोड़ा गया। आप लोगों ने देखा था जब हमने शेड्यूल पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो सिंध लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में क्या कर दी गई थी, ऐड कर दी गई थी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे 22 अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1969 में आया था। क्रिएटेड अ सब स्टेट मेघालय विद इन असम। तो इन्होंने क्या करा था, मेघालय को यहाँ पे सब स्टेट असम के अंदर क्या किया था, एक इसको क्रिएट किया था। अब बात करेंगे 24 अमेंडमेंट एक्ट की 1971 में आया था। द प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज मेड कंपल्सरी। तो यहाँ पर अमेंडमेंट बिल जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, कंपल्सरी कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट थ्रू 24 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अगर यही हम हिंदी में देखेंगे समझेंगे तो 15वां संशोधन जो हुआ था यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थी जो उनकी रिटायरमेंट की एज आयु कितनी कर दी गई थी, 60 से 62 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। 18वें संशोधन में एक नया राज्य या आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो आपका 21वां संशोधन था वहाँ पे सिंधी भाषा जो है भारत संविधान को 8वीं अनुसूची में अब शामिल कर दिया गया। आपके 22वें संशोधन में क्या हुआ था, असम के भीतर जो मेघालय को एक उप राज्य बना दिया गया था, सब स्टेट बना दिया गया था। और 24वें संशोधन में क्या हुआ था, आप लोगों के संविधान संशोधन के जो विधेयक पे राष्ट्रपति की सहमति की अनिवार्य कर दी गई थी। जो अब संविधान संशोधन में जो विधायक होंगे उनमें क्या होगा, प्रेसिडेंट की सहमति क्या होनी चाहिए, कंपलसरी कर दी गई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका 26 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1971 में। स्टूडेंट आपको ईयर भी याद रखने की कौन सा अमेंडमेंट कब आया था और साथ ही अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पे आप हिंदी के कैंडिडेट हो या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में समझा रही हूँ ताकि आप दोनों को किसी में भी प्रॉब्लम ना हो। मेन अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 26 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था आपका, 1971 में। उसमें क्या हुआ था, अबॉलिश द टाइटल्स एंड स्पेशल प्रिविलेज फ्रॉम द फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। यहाँ पर जितने भी प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं उनको जो स्पेशल प्रिविलेज मिलता था वो सब कुछ को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया था। 27th अमेंडमेंट एक्ट आपका भी 1971 में ही आया था। इसमें क्या हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा स्टेट और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को एज अ यूनियन टेरिटरी स्टैब्लिश किया गया था, उनकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, एज अ यूनियन टेरिटरी भी अब ये तीनों भी इसमें ऐड हो गए। 31st अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करेंगे, 1973 में आया था। इंक्रीज द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545। तो यहाँ पर लोकसभा की जो इलेक्टिव जो चुनाव की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, 525 से 545 तक कर दी गई थी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 31st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब बात करेंगे 36th अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था 1975 में। इसमें अब सिक्किम भी एज अ क्या है, इसे स्टेट बना दिया गया। 38th अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, ये भी 75 में आया था। क्लेरिफाइड दैट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रोमोगुलेशन ऑफ ऑर्डरनेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर जनरल कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो अगर हम इसको हिंदी वाले में समझेंगे
तो आपका जो 26वां संशोधन था तो रियासतों की जो पूर्व शासक की उपाधियां थी और विशेष अधिकार को अब क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि पहले क्या थे, जो रूलर्स होते थे उन सबको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी, स्पेशल उनको प्रिविलेज यात्राएं मिलती थी। अब वो सबको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 26वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यही बात करेंगे 27वें संशोधन के थ्रू। तो मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्यों के रूप में और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित कर दिया गया था। और 31वें संशोधन में देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा की जो निर्वाचित शक्ति को बढ़ा करके 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। अब बात करेंगे 36वें संशोधन की, तो यहाँ पे सिक्किम को एक राज्य बना दिया गया था। और 38वें संशोधन जो आपके 1975 में आया था, इन्होंने क्या स्पष्ट किया कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो आप लोगों के आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल द्वारा जो आपके अध्यय उपदेश की घोषणा और किसी भी प्रकार के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात आपकी किसमें बोली गई थी? 38 अमेंडमेंट एक्ट में बोली गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट देखा जाए तो वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1970 एक्ट में आया था। ये क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका छोटा संविधान है, सूक्ष्म जो संविधान है वो कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए वो आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट है जो कब दिया गया था? 1976 में। इसमें आप लोगों का मेड फंडामेंटल चेंजेस आए थे आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में, जिसमें आपके सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जो प्रेम्बल है, इट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल्सो 3 न्यू PSP। तो अब आप लोगों के ये 3 प्रेम्बल्स में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में ये हमें देखने को मिलते हैं। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42, ठीक है। 43 अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे 1977 में आया था। ओमिटेड मैनी आर्टिकल्स इंसर्टेड बाय 42 अमेंडमेंट, इट restored the jurisdiction of the Supreme Court and the High Court which have been curtailed under the 42nd Amendment। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो भी हमें अभी 42 अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे जो भी हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इन्हें क्या कर दिया गया? अभी इन्हें छोड़ दिया गया था और दोबारा से रिस्टोर करा गया किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। अब बात करेंगे 44 अमेंडमेंट एक्ट की जो 1978 में दिया गया था। यहाँ पर जो आप लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको पार्ट 3 से डिलीट कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आप लोगों का कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू निकाल दिया गया था? तो वो था 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 352 वॉज अमेंडमेंट टू प्रोवाइड आर्म्ड रिबेलियन एज वन ऑफ द सर्कमस्टांस फॉर डिक्लेरेशन इमरजेंसी। अब बात करेंगे आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पे क्या आर्म रिबेलियन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी और ये क्या एक इमरजेंसी इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए समझेंगे तो यहाँ पे इसे लघु संविधान बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो 42वां संशोधन है आप लोगों का, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, जितने भी आपकी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता समितियों को यहाँ पे शामिल करा गया था और जितने भी आपकी मौलिक कर्तव्य को इनको जो 3 है PSP में को क्या दिया गया, को भी इसमें जोड़ दिया गया था। अब बात करेंगे 43 संशोधन में, तो यहाँ पे जितने भी आपके 42वें संशोधन द्वारा जितने भी सम्मानित किए गए थे अनुच्छेद, उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। और इसमें आपके जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को यहाँ पे क्या कर दिया था, बहाल कर दिया गया था, जिससे तो आपके 42वें संशोधन के तहत यहाँ पे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया था। यही बात करेंगे तो आप लोगों का 44 जो संशोधन अधिनियम है जो आपका 1978 में आया था, इसमें जो संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था और अनुच्छेद 352 के संशोधन में किया गया था ताकि सशस्त्र विद्रोह को जो आपातकाल घोषित करने की परिस्थितियों में से एक रूप में से प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया था। तो वो कौन से संशोधन था, 44। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 45th अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में आया था। यहाँ पर जो आपका SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा करके कर दिया गया था अनदर 10 ईयर के अंदर 1990 में। ठीक है, इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया था। अब बात करेंगे 53rd अमेंडमेंट एक्ट की जो 1986 में आया था। यहाँ पे अब मिजोरम को भी एक स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, सिक्किम बनाया गया था अब तक, लेकिन अब मिजोरम को भी 53rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज अ स्टेट बना दिया गया। अब बात करेंगे 56th अमेंडमेंट एक्ट की जो 1987 में आया था। यहाँ पे हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज एक्सेप्टेड फॉर ऑल पर्पस। तो
तो आप लोगों का जो संविधान है भारत का, उसको हिंदी वर्जन में भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 56th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। साथ ही साथ इसमें जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, गोवा, दामन, दीव, ये डिवाइड कर दिए गए और गोवा को स्टेट बना दिया गया और जो दीव है उसे क्या कराया गया, एज अ यूनियन टेरिटरी देखा गया। अब बात करेंगे 61 अमेंडमेंट एक्ट जो 1989 में आया था। इसमें रिड्यूस द वोटिंग एज। अब पहले क्या था, जो आपका वोटिंग देने की जो उम्र होती थी वो 21 होती थी, इसको अब घटा करके 18 कर दी गई थी। तो अब लोकसभा में जो भी लोग वोट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों की एज अब कितनी कर दी गई, 21 से घटा करके 18 कर दी गई। ये बात आपकी 61 अमेंडमेंट एक्ट में हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। अगर हिंदी वाले कैंडिडेट देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका 45वां संशोधन था, इसमें जो आप लोगों की अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्षों के लिए क्या कहता है, विस्तारित आरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है। 50 जो आपका 53 संशोधन है, इसमें मिजोरम को भी राज्य बना दिया गया था। और आपका जो 56 संशोधन है, यहाँ पे संविधान को हिंदी संरक्षण भारत उसका सभी उद्देश्य के लिए स्वीकार कर लिया गया था। हिंदी वर्जन में भी आप अपने संविधान जो है भारत का देख सकते हैं। गोवा, दमन और जो आपका दीव को केंद्रीय शासन को विभाजित कर दिया गया। गोवा को एक राज्य बनाया गया और जो दीव है उसको केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना रहने दिया। क्लियर हो गया। गोवा को अब स्टेट बना दिया गया यूनियन टेरिटरी से। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 56 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यही बात करेंगे। आपका 60 जो है वो लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान की आयु को आपको घटा करके कितना, 21 से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे 69 अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 में आया था। इसमें स्पेशल प्रोविजन थी दिल्ली, और ये आपके कौन से पार्ट में आती है, 9th पार्ट में दिल्ली मेड एनसीटी। तो दिल्ली को बना दिया गया एनसीटी, कौन से पार्ट में, 9th पार्ट में स्पेशल एक प्रोविजन दी गई दिल्ली को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 61 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो 1992 में आया था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी। तो पंचायती राज को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर एक गारंटी, इनको स्टेटस मिल चुका था। किसको, पंचायती राज को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और साथ ही साथ इसमें दूसरी चीज़ क्या हुई थी, जो आपका 11th शेड्यूल है ये ऐड हो चुका था इसके अंदर। और इसके अंदर जो आपका पार्ट 9 है, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, आर्टिकल 243, 243A और 243O तक, ये सब आप लोग इसमें देख सकते हैं, जुड़ चुका था। कौन से, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। अब बात करेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 2002 में आया था। मेक्स एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर। ये आपने पढ़ा होगा, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये क्या, एक हमें मौलिक अधिकार मिल चुका था, फंडामेंटल राइट बच्चों को मिल गया था कि हर एक बच्चे को पढ़ाई, एजुकेशन जो है ठीक है मिलनी चाहिए। कि इसमें 6 to 14 ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्री भी कर दी जाती है। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आप लोगों ने सुना था। तो आपका जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है, इसको एजुकेशन क्या कर दिया, एक फंडामेंटल राइट, अधिकार बना दिया गया बच्चों का। RTI तो आप लोगों का कब आया था, 2009 में आया था, लेकिन उससे पहले 2002 में ही फंडामेंटल राइट, बच्चों का ये मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि हर 6 से 14 वर्ष तक इन बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, आपके पास एक एजुकेशन मिलनी चाहिए। सबके पास एक अधिकार होता है। ठीक है। हिंदी वाले में देखेंगे तो आपका जो 69 यहाँ पे संशोधन है, तो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करा गया था। और जो 9th आ गया, दिल्ली ने एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया था। ठीक है। तो आपका 73rd संशोधन हम लोग देखते हैं, 73rd जिसमें पंचायती राज की संस्था को संवैधानिक गारंटी का दर्जा और वैधता प्राप्त हो गई थी। और दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई थी, जो आपकी 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है। क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं, पहले आप लोगों के जो जो आप लोगों की अनुसूची होती थी, शेड्यूल होते थे, वो पहले 8 था। बाद में वो 9वां जुड़ा था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, भी मैंने आपको पढ़ाया, पहले अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। लेकिन अब 11वां जो है ये भी जुड़ गया था। तो 11वीं अनुसूची कब जुड़ी थी, आपकी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपकी ये 11वीं अनुसूची जुड़ी है। और इसका जो भाग 9 भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 243, 243(1)A से लेकर के 243O तक शामिल है। अब बात करेंगे आपकी 46वां जो की है
2002 में आया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक आधार बनाता है। ये बात मैंने अभी आपको समझा दी। अब बात करेंगे 88th अमेंडमेंट एक्ट की, जो 2003 में आई थी। तो 88th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया? द एक्ट अमेंडमेंट आर्टिकल आप लोग देखते हैं 268 से लेकर के 270 आर्टिकल जो है, और जो 8 शेड्यूल, ये सब इसमें हमें देखने को मिलता है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट? 88 अमेंडमेंट एक्ट में। साथ ही साथ इसमें जो आप लोगों का ऐड किया गया था 92C जस्ट आफ्टर 92B एंड मेक प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन सर्विसेज। यहाँ पर 92C को जोड़ दिया जाता है 92B के बाद, और इसे एक क्या बना जाता है? एक प्रोविजन मिल जाता है, बन जाता है। ठीक है, किसके लिए? टैक्स ऑन सर्विसेज के लिए। अब बात करेंगे 89th अमेंडमेंट एक्ट, जो 2003 में आया था। ये भी इस एक्ट में आर्टिकल 338A एंड प्रोवाइड करता है, ये क्या? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को ये प्रोवाइड करते हैं। 91 आर्टिकल देखेंगे 2003 में, ये भी आर्टिकल तीनों का आप लोग देखेंगे, ये तीनों अमेंडमेंट एक्ट जो है ये सेम ईयर में आया है। और अमेंडमेंट द एंटी डिटेक्शन लॉ एंड द ऑल्सो मेड अ प्रोविजन दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड द रिस्पेक्टिव विधानसभा। इसमें क्या बोला है? 91 अमेंडमेंट एक्ट में 2003 में जो आया था, इसमें एक बात बोली थी कि आपका जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होने चाहिए मिनिस्टर्स के, वो 15% से ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा और जो कि विधानसभा में है, वहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी किस में? 91st अमेंडमेंट एक्ट में बोली गई थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। जो आपका 28वां 88 में था अधिनियम, इसमें संविधान के जो अनुच्छेद है 268 से 270 तक, यहाँ पर क्या होता है? जो आपकी 8वीं अनुसूची में ये संशोधन करता है। साथ ही साथ 92B के ठीक बाद 92C को जोड़ता है और सेवाओं पर एक कर का प्रावधान करता है। अब इस अगली बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था? आप लोगों के अधिनियम अनुच्छेद 338A को जोड़ता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के निर्माण का ये प्रावधान करता है। नेक्स्ट है 99 संशोधन जो है, इसमें विरोधी कानून में संशोधन, और ये भी प्रावधान किया गया, ठीक है, कि केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और जो आपकी विधानसभा की जो ताकत से 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका 93rd अमेंडमेंट एक्ट, जो 2005 में आया था, टू रिजर्व सीट फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर अब क्या होता है? यहाँ पे सीट जो है रिजर्व करती जाती है, जो आपके SC ST जो कैंडिडेट है, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई थी इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज रन बाय माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये सब इन लोगों को स्पेशल एक इनकी रिजर्वेशन ऑलरेडी सीट बुक होती है इन बैकवर्ड क्लासेस की, SC ST जो भी होते हैं। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 94 अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था 2006 में। ये प्रोवाइड करता है फॉर अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड न्यू क्रिएटेड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे हम लोग एक मिनिस्टर इन्होंने प्रोवाइड किया था, किस लिए? ट्राइबल वेलफेयर के लिए। 95th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2010 में। ये इन्होंने क्या करा? एक्सटेंड बढ़ा दिया था रिजर्वेशन फॉर द SC ST की जो पीरियड है 10 ईयर तक इन्होंने बढ़ा दिया था, दैट अप टू 25 जनवरी 2020 तक इन्होंने इसको क्या कर रिजर्वेशन को बढ़ा दिया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 95th के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, जो कि 25 जनवरी 2020 तक था, इसको 10 वर्ष तक की अवधि के लिए इन्होंने बढ़ा दिया था। बाकी की आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ में इन्होंने जनजाति जो मंत्री वाले उनको प्रावधान के लिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, 96 अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। 96 अमेंडमेंट एक्ट में 2011 में आया था। इसमें सब्स्टिट्यूटेड ओडिया को बदल करके अब हमें क्या कर दिया? ओरिया कर दिया गया था। क्लियर? 97th अमेंडमेंट एक्ट था 2011 में आया था। इसने प्रोवाइड किया था फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है पार्ट 9B में जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें से प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो आपका आर्टिकल 1C है और जो आपका आर्टिकल 43B को इसमें इंसर्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 98 अमेंडमेंट एक्ट 2013 की, टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटक टू टेक स्टेप टू डेवलप हैदराबाद कर्नाटक रीजन। तो 98 अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे आपका जो कर्नाटक के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया था? यहाँ पर
तो उन्होंने उनको क्या करा, जो हैदराबाद कर्नाटक के जो जितने भी रीजन थे उनको और अच्छा बनाने के लिए कर्नाटक को क्या कहते हैं यहाँ पे डेवलप करने के लिए उनको यहाँ आगे कदम बढ़ाना पड़ा था। किसके? कर्नाटक के जो गवर्नर थे। क्लियर हो गया? तो ये हिंदी वाली कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि उड़िया को अब ओडिया से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के संविधान के जो भाग 9B में सहकारी समितियों के लिए प्रदान कर दिया गया था और इस अनुच्छेद में 19(1)(c) में संशोधन किया गया और आपकी जो अनुच्छेद है 43B को भी सम्मिलित किया गया था। 99 संशोधन में मैंने आपको बताया जो कर्नाटक के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उनको हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए, कदम उठाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये नेक्स्ट अमेंडमेंट है, ज़्यादा नहीं है, लास्ट है स्टूडेंट्स के बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको और अच्छे से समझ लो। तो आपका 99 अमेंडमेंट एक्ट है जो आपके 2014 में आया था। तो 99 अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए कब हुआ था? 99 अमेंडमेंट एक्ट में। और जो आपका 100वां अमेंडमेंट एक्ट है, 100वां अमेंडमेंट जो संशोधन अधिनियम 2015 में आया था, यहाँ पर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था, ट्रीटी हुई थी किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि सीमा समझौता संधि हुई थी इस वक्त। कौन से? आपके 100 अमेंडमेंट एक्ट में। लास्ट होगा वो होगा आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में दिया गया था, 2016 में दिया गया था। ये आपका जीएसटी बिल से रिलेट कर दिया गया था। तो आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आपके जीएसटी बिल से क्या कर दिया गया था? संबंधित कर दिया गया था, रिलेट कर दिया गया था। तो आई होप अब आपको सारे आपके जो संशोधन है, ये सब कुछ अधिनियम है, अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इसको और अच्छे से वीडियो पे देख लेना, दोबारा से इसको रिकंटिन्यू कर लेना और दोबारा से इसको देखना, नोट डाउन करना, अच्छे से समझना, तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन अब किस तरीके से पूछे जाते हैं अब हम वो देखने वाले हैं। तो अब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, आपके अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से कर लिए, जो हमारे भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार और आप लोग इसको देखना और इसको नोट डाउन अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। अदरवाइज अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट अब आपको मुझे कमेंट करके आंसर बताते ही जाने, क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़ लिया तो अब आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर साथ ही साथ कमेंट करके बताते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डील किससे करता है, किससे संबंधित है? आपका जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, स्थानीय स्वशासन से, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का विस्तार से, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हुई थी उससे 93rd अमेंडमेंट एक्ट। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सी ईयर में आया था और ये किससे डील करता है। तो आप लोगों का जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, ये एक्ट कब आया था? तो ये आपका कब आया था? 2005 में आया था। और ये किससे डील करता है, ये किससे संबंधित है? तो ये मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का विस्तार से ये संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। बहुत दिन आप लोगों को पूरी कोशिश करनी, जितने क्वेश्चन यहाँ करा दूँ आपको मुझे कमेंट करके साथ साथ आंसर बताना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लास में आप लोगों को मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आए नहीं, ये मुझे आपके क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपको यहाँ से अमेंडमेंट से बेस्ड दिखेंगे आपके एग्जाम में। जो 10th शेड्यूल एडिड आपका 10वां अनुसूची है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें ये ऐड हुआ था, जो बाय द 52nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू, जो आपकी 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो वो किसके द्वारा? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के द्वारा, लैंड रिफॉर्म, पंचायती राज या भाषाएं, भूमि सुधार, पंचायती राज या भाषाएं। तो जल्दी बताओ इनमें से 10वां जो शेड्यूल आपका ऐड किया गया था, ठीक है, ये आपको पता है ये ऐड किया गया था किसके थ्रू? आपको याद होना चाहिए 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको जो 10वीं अनुसूची उसको ऐड की गई थी। किस पर्पज से? एंटी डिफेक्शन लॉ के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
क्लियर हो गया। यही बात करते भी मैंने आपको बताया था, आप मुझे साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो 9th शेड्यूल है वो कब ऐड हुआ था और आपका 11th शेड्यूल है वो कब ऐड हुआ था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। ये सब कुछ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपसे 10th का पूछा है तो 9th और 11th शेड्यूल भी कब आपकी अनुसूची जुड़ी थी, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, सेम इसी क्वेश्चन से बेस्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान में पेश किया। आपने देखा जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन कराया उसी से बेस्ड है, बस आपको फोकस करना है। अभी हमने पढ़ा जो एंटी डिफेक्शन आपका जो प्रोविजन है दल बदल विरोधी है, ये आपकी किसमें 10th शेड्यूल में अनुसूची में आता है। इसके द्वारा ये जुड़ी गई थी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, यही क्वेश्चन में था और अब आपका यही आंसर में पूछा है तो वो आपके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 52 आपका जो अनुसूची है संविधान के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखा दूं तो अभी हमने देखा था कि जो आपका 10वां शेड्यूल है ऐड हुआ था कौन से 52 अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था। तो यही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे स्टूडेंट, तो आपको फोकस ये करना है, ध्यान ये बातें रखनी, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन में भी बहुत आंसर होते हैं, उन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। क्लियर हो गया ये दो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, आई होप आपको अब क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि जो आपका 9वां अनुसूची है भारत के संविधान में कब जुड़ा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया गया। आपके पहले अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 24 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42, या फिर ये एक मूल संविधान का एक ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। तो आपका अभी जो 9वां शेड्यूल है मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, आपके पहले संशोधन द्वारा जुड़ा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है जो टर्म है सोशलिस्ट, जो आपका समाजवादी जो शब्द है ये भारत संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा लिया गया था। 32 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 44 या 74। जो आपका सोशलिस्ट जो आप लोग जानते हैं आपके प्रीएम्बल में है, तो ये वर्ड जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में आया था, तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जुड़ा था इसमें। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो 42 आप लोगों का संशोधन अधिनियम है 1976 में जो आया था, भारत के संविधान का एक नया अध्याय शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको 42 अमेंडमेंट एक्ट है जो कब आया था 1976 में, ईयर भी याद रखना, हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू चैप्टर ऑन। तो आपका जो कौन सा नया अध्याय इसमें शामिल किया गया था, आपके ऑप्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेशों का शासन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो आपका 42वां संशोधन है जो 1976 में आया था, इसमें जो नया अध्याय शामिल हुआ था तो वो था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको एक आइडिया होगा कि आपके अमेंडमेंट से, आपके संशोधन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इजीली से एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताते रहो। जो आपके 73rd में अमेंडमेंट एक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे संबंधित था, पंचायती राज, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दी गई थी, या नगर पालिका से, या मिनिमम एज फॉर मैरिज। जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ये आप जानते हैं, ये आपके राइट आंसर क्या है, पंचायती राज। ये इससे किससे डील करता है, पंचायती राज से जुड़ा था। मिनिमम एज जो आपकी वोटिंग एज जो भारत में बोली गई थी वो 21 से करके 18 से कम कर दी गई थी, तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई थी, 57, 59, 61 या 63rd। तो अभी मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी, ये बातें आपने देखा सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 50 आपकी जो वोटिंग एज है 21 से कम करके, तो ये आपके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कम कर दी गई थी, तो ये आपको मैंने पहले बताया 61 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बात बोली गई थी। अब बात करेंगे कि कौन सा वो अमेंडमेंट एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया था चेंजेस इन प्रीएम्बल, इंडियन भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल में जो चेंजेस आए थे वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे, 38 अमेंडमेंट एक्ट,
40th, 42nd या 44। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 61, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारत का संविधान ये पंचायती राज इसमें हमें जोड़ा गया था, और आपका जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की जो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी वो किसकी 61 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी। और आपकी कौन से संशोधन अधिनियम ने भारतीय संशोधन की प्रस्तावना में परिवर्तन किया था, तो वो था 42वां संशोधन। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। By which amendment the power to amend the constitution was specifically conferred upon the parliament? तो कौन से संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति विशेष रूप में संसद को प्रदान कर दी गई थी? 56 अमेंडमेंट एक्ट, 52nd, 42 या 24? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसके जो संसद को प्रदान कर दी गई थी, तो वो था आपका 24 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन से इसी तरीके से आपके अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट से पूछे जाते हैं। तो आज का आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो आपका जो 13वां संशोधन अधिनियम था जो 1963 में आया था, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, किस राज्य के संबंधित प्रावधानों से संबंधित था? द 13th अमेंडमेंट एक्ट 1963 प्रोवाइडेड स्टेटहुड एंड डील विद द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ विच स्टेट? गोवा, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर आए आपके पास नोटिफिकेशन है। आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अमेंडमेंट का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए, और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, होमवर्क समझ लो, तो उसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के अपने नेक्स्ट वीडियो में आप कवर अप करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट, आपको कोई भी क्वेरी हो साथ ही साथ तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट का कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।